Welcome to my statistics, my passion channel. Yeah, this is my passion. So, in this video, we will learn the efficient estimator. And the previous lectures, we learned about the unbiased estimators and the consistent estimators. And now we will learn the efficient estimators. So, please watch this video till the end. हेलो माय नेम इज़ प्रियांशु जैन। इस वीडियो में हम एफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे और एफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है इसको डीपली जानेंगे हम इस वीडियो में। एफिशिएंट एस्टीमेटर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इससे पहले आप इस वीडियो में अगर आपने पहले अनबायसनेस और कंसिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देखें, क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई लिंक्स रहती हैं। सबसे पहले हम अनबायसनेस पढ़ते हैं, उसके बाद कंसिस्टेंसी पढ़ते हैं और उसके बाद एफिशिएंट एस्टीमेटर पढ़ते हैं। तो एफिशिएंट एस्टीमेटर को पढ़ने के लिए ये दोनों टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। अब हम जो है एफिशिएंट, अगर आपने देख ली है तो आप एफिशिएंट एस्टीमेटर देखें। और चलिए एफिशिएंट एस्टीमेटर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या होता है, क्यों निकालते हैं, किस लिए यूज़ होता है, इसके बारे में सब देखेंगे। उसके बाद इनके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सिंपल सा आपको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए ये दो एस्टीमेटर्स हैं हमारे पास, एक्स बार है हमारे पास, मीन है और मीडियन है। अगर इन दोनों में अगर हम ये पता लगाएं कि कौन सा एस्टीमेटर, मीन या मीडियन, जिसे हम एस्टीमेटर कहते हैं, कौन सा एस्टीमेटर जो है अच्छा है, कौन सा एफिशिएंट है, किसका वेरिएंस जो है सबसे कम है, तो हम जो है एफिशिएंट एस्टीमेटर की मदद से इस पता लगाते हैं कि किसका वेरिएंस कम होगा और कौन ज़्यादा एफिशिएंट होगा। जिसका भी वेरिएंस जो कम हो जाए वो एफिशिएंट एस्टीमेटर में गिना जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। जिसमें सैंपल मीन और सैंपल मीडियन दोनों के बारे में बताया गया है। तो सैंपल मीन के बारे में बात करते हैं। सैंपल मीन क्या है? सैंपल मीन में देखते हैं कि वो एक अनबायस्ड एस्टीमेटर है और एक कंसिस्टेंट एस्टीमेटर है। ये हम पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें। दोनों ये प्रूफ हो चुके हैं, ये अनबायस्ड एस्टीमेटर और एक कंसिस्टेंट एस्टीमेटर है। साथ ही अब हम सैंपल मीडियन की बात करते हैं। सैंपल मीडियन भी एक अनबायस्ड एस्टीमेटर है फॉर म्यू पॉपुलेशन मीन की बात चल रही है। और इसका जो वेरिएंस है जब हम निकालेंगे तो वेरिएंस ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 4n/f1 स्क्वायर। ये जो है हम नॉर्मल पॉपुलेशन से देख रहे हैं। ये यहाँ पे f1 जो है मीडियन ऑर्डिनेट ऑफ द पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन ऑर्डिनेट ऑफ द पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल
माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू म्यू। अगर हम एक्स इज इक्वल टू म्यू यहाँ रख दें तो ये जो है हमारा कुछ रिज़ल्ट इसमें बदल जाएगा। देन वेरिएंस ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 1/4n 2 पाई स्क्वायर, क्योंकि हम f1 स्क्वायर की जगह f1 स्क्वायर था यहाँ पे इस जगह पे, तो हम उसकी जगह हम ये रिज़ल्ट रखेंगे f1 की जगह, तो कुछ हमें ये मिलेगा, ऊपर ये पहुँच जाएगा और स्क्वायर कर हो जाएगा तो 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एंड देन इसको सॉल्व कर लेंगे पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2n। अगर ये भी समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको समझाऊंगा। और v मीडियन इज़ इक्वल टू, अगर हम इसमें इनफाइनाइट रख दें तो हमारा आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से मीडियन जो है एक अनबायस्ड और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर दोनों बन गई। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर लिया कि ये दोनों अनबायस्ड भी हैं और कंसिस्टेंट भी हैं। तो अब इन दोनों में से पता कैसे लगाया जाए कि भाई कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा कौन। तो इसके लिए वेरिएंस हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के, जिनका भी वेरिएंस अगर कम आ जाए, जिसका भी वेरिएंस अगर कम आ जाए तो वो जो है एफिशिएंट ज़्यादा माना जाएगा। तो वेरिएंस के सबसे पहले तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार एंड वेरिएंस ऑफ मीडियन ये निकाल लेते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, ये हमें पता होता है, ये गिवन है। नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन हमें होता है, ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। और वी मीडियन जो है हमारा पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2n, जो कि अभी कुछ देर पहले हमने निकाला था। पाई अपॉन 2 का जब हम डिवाइड करेंगे पाई अपॉन 2 का तो 1.57 सिग्मा स्क्वायर अपॉन हमें n यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो रिजल्ट मिल चुके हैं, एक तो ये एक ये। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें कि इसमें जो है एक एक्स्ट्रा पार्ट 1.57 यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, यानी कि यही सिंपल सी बात है कि यही बड़ा होगा क्योंकि ये नीचे ऊपर की साइड इनटू में है। और इस तरीके से वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज़ लेस देन ऑफ वेरिएंस ऑफ मीडियन। तो हम क्या कहेंगे कि एक्स बार इज़ एफिशिएंट इज़ देन द सेम मीडियन। Sample mean is efficient than sample median। तो ये जो है हमने प्रूफ कर दिया कि भैया कि सैम्पल एक्स बार सैम्पल मीन जो है वो एफिशिएंट है सैम्पल मीन के। इसके अलावा जब हम दूसरी और चीज़ देखते हैं तो मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर के बारे में हम पढ़ते हैं। मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। तो ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर के बारे में। मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर में कुछ डेफिनेशन ये है कि T1 इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर विद वेरिएंस V1 and T2 is any other estimator with variance V2, then the efficiency E of T2 is defined as E is equal to V1 upon V2। शुद्ध भाषा में आपको समझाया जाए तो ये है कि जितने भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स हैं उन सब में से जो हमें सबसे कम वेरिएंस प्रदान कराएगा वही जो है मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर में गिना जाएगा।
जिसका सबसे ज़्यादा कम वेरिएंस होगा सभी एस्टिमेटर्स में, वो मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। तो मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं नोट करवा देता हूँ आपको। इफ़ इन अ क्लास ऑफ consistent estimator for a parameter, there exists one whose variance थोड़ी राइटिंग मेरी सही नहीं आ रही, आप तो मेरे बोलने पे ध्यान दीजिए। whose variance is less than that of any such estimator. It is called most efficient estimator. Whenever such an estimator exists, it provides a criterion for measurement of efficiency of other estimators. तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है, एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी की डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए आप एफिशिएंसी क्या होती है इसके बारे में। चलिए लिखते हैं एफिशिएंसी की डेफिनेशन। तो लिखिए, इफ़ T1 is the most efficient estimator with variance V1 and T2 is any other estimator with variance V2, then the efficiency E of T2 is defined as E is equal to V1 upon V2. Obviously, E cannot exceed unity. E cannot exceed unity. एक से ज़्यादा इसका आंसर कभी नहीं आएगा। तो ये एक तरीके का नोट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं कि एफिशिएंसी एक से बड़ी नहीं आ सकती है। चलिए हम बताते हैं इसको कि ई V1 जैसे कि हमने निकाला था वेरिएंस ऑफ एक्स बार एंड वेरिएंस ऑफ मीडियन। वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो था वो हमें पता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं पीछे करके सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन एंड पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2n ये था। और जैसे कि हमने इसको सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन एंड इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर एन को। एंड उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास 2/पाई। देन इसका डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा 0.637, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल में फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, क्या एग्ज़ाम्पल है कि अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज़ 5। हमने सैंपल्स दिए, कितने सैंपल दिए हमने? 5 सैंपल लिए हैं, टोटल 5 सैंपल लिए हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए हैं,
नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए हैं। और हमें ये बताना है कि सबसे पहला एस्टिमेटर हमें दिया है T1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस डैश 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 x5 अपॉन 5। फर्स्ट एस्टिमेटर ये। दूसरा एस्टिमेटर T2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस x3। हम ये देखेंगे। थर्ड में है T3 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस लैम्डा x3 अपॉन 3। ये तीनों हमारे पास आ चुके। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि T3 इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। अब पूछा है, ये निकालना भी है। T3 एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है ऑफ म्यू का, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। और पूछा गया है फाइंड लैम्डा। इसमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें लैम्डा दिया गया था, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैम्डा x3 यहाँ पे लिखा है। तो ये लैम्डा की वैल्यू और निकाल ली हमें। और ये भी पूछा गया है कि T1 एंड T2 क्या अनबायस्ड है या नहीं है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। अनबायस्ड हैं। इसके अलावा चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला तो हमें क्या दिया था कि नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि EXI इज इक्वल टू म्यू होगा और VXI इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होगा। ये हमें पता होना चाहिए। और कोवेरिएंस ऑफ XI एंड XJ इज इक्वल टू 0। और इनके बीच में बिल्कुल भी कोवेरिएंस नहीं है, 0 कोवेरिएंस है। देन फर्स्ट जो हमारा एस्टिमेटर आप देख सकते हैं, फर्स्ट एस्टिमेटर क्या था कि T1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x प्लस 5 अपॉन 5। सिंपल सा मीन निकालने के लिए बोले, मीन दिया है हमें, तो मीन का हमें यहाँ पे अनबायसनेस निकालनी है इसकी। T1 इज इक्वल टू 1/5 सिग्मा EXI। आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 to 5 दी है यहाँ पे, क्योंकि टोटल 5 सैम्पल्स हैं हमारे पास। और 1/5 सिग्मा 1 to 5 EXI की जगह हम लिखेंगे म्यू। देन इससे ये कैंसिल आउट और ये हमारा आंसर म्यू की तरफ आ गया। दूसरा जो कि हमें ET2 दिया था, ET2 वो क्या था, चलिए देखते हैं। वो कुछ ऐसा दिया था x1 प्लस x2.2 प्लस x3, ये कुछ ऐसे दिया था। तो x1 प्लस x2 के लिए कैसे लिखेंगे इसको, 1/2 EX1 प्लस x2 प्लस EX3, ये लिख लिया। EX1 EX2 यानी म्यू प्लस म्यू, 2 म्यू अपॉन 2। यहाँ पे तो ऊपर तो आ गया म्यू प्लस म्यू अपॉन 2 प्लस यहाँ पे एक म्यू और म्यू, 2 म्यू ऊपर हो गया अपॉन 2 प्लस म्यू, यानी कि कितने हो गए यहाँ पे 2 म्यू आ गया, यानी कि ये अनबायस्ड नहीं है, ये बायस्ड एस्टिमेटर है। अब हम बात करते हैं ET3 की बात करते हैं। ET3 में हमें क्या एस्टिमेटर, चलिए देखते हैं। ET3 क्या दिया था, ET3 दिया था 2x1 प्लस x2 प्लस लैम्डा x3 अपॉन 3, ये लिख लेते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 2x1 प्लस x2 प्लस लैम्डा x3। चूँकि इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया था कि भाई T3 जो है वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ये हमें गिवन दिया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे गिवन दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया था गिवन कि जो T3 है वो म्यू के अनबायस्ड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई ET3 की जगह म्यू लिख देंगे 1/3। फिर क्या करेंगे, 2x1 यानी कि 2 म्यू हो गया, यहाँ पे म्यू हो गया, लैम्डा म्यू हो गया, समझ गए।
उसके बाद यहाँ पे 2 म्यू, म्यू कितने हो गए 3 म्यू, 1/3 3 म्यू प्लस लैम्डा म्यू। ओके, इसमें से हम म्यू कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस लैम्डा बचेगा 3, 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2। ओके, तो वैल्यू क्या आ गई लैम्डा की, क्या हमने गलत निकाला है, लग तो ऐसे ही रहा है, 1/3 2 म्यू प्लस लैम्डा म्यू। सॉरी, इस 3 को हमने तो क्या करा, सॉरी यहाँ पे 3 था, सॉरी 3 यहाँ पे था, तो 3 लिखना ही भूल गए हम। 3 मतलब मैं 3 से 3 गया, यहाँ पे 0, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुकी है, तो 0 आ चुकी है भाई, 0 आई। अब यहाँ पे हम जो है निकालेंगे इनकी बीच की एफिशिएंसी, कौन ज़्यादा एफिशिएंट है कौन ज़्यादा बेकार है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो VT1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, VT1, क्योंकि हमें इनके वेरिएंस कंपैरिजन करने हैं, तो वही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला जो हमें दिया था एस्टिमेटर, क्या दिया था, x1 प्लस x2 प्लस डैट डैट डैश x5/5, ये हमें कुछ दिया था। जब 5 को बाहर निकालते हैं v से, तो इसका स्क्वायर कर दिया जाता है 25, 1/25 Vx1 यहाँ पे हम देखेंगे Vx1 जो कि हमें दिया है वो 5 सिग्मा स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ पे से जगह सिग्मा स्क्वायर। टोटल कितने हो गए, 5 सिग्मा स्क्वायर हो गए ऊपर, और 5 सिग्मा स्क्वायर 1/5 सिग्मा स्क्वायर। तो पहला तो आ गया हमारा 1/5 सिग्मा स्क्वायर। दूसरा निकालेंगे VT2 के लिए, तो VT2 के लिए आप निकाल सकते हैं 1/4, ये मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूँ, Vx1 प्लस Vx2 प्लस Vx3 1/4 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, 2 सिग्मा स्क्वायर लिखिए, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर 1 है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर कितना हो गया 2/3, सॉरी 3/2 सिग्मा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं T3 की तरफ, T3 इज इक्वल टू 1/9 4 Vx3 प्लस Vx2 इज इक्वल टू 1/9, कितने हैं यहाँ पे 4 सिग्मा स्क्वायर हैं, प्लस यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5 सॉरी 1 ही है यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 5 सिग्मा 5/9 सिग्मा स्क्वायर। तो ये तीनों के तीनों हम निकाल चुके हैं। पहले का आंसर क्या आया था, हमारा आया था 1/5 सिग्मा स्क्वायर, दूसरे का आंसर आया था 3/2 सिग्मा स्क्वायर, और तीसरे का आया था 5/9 सिग्मा स्क्वायर। इस तरीके से अगर देखें तो सबसे कम जो वेरिएंस है वो है VT1 का सबसे कम वेरिएंस है, तो ये बेस्ट एस्टिमेटर के अंदर आएगा। बेस्ट एस्टिमेटर का अवार्ड मिलेगा इसको फॉर म्यू। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहिए इस चैनल पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।